आइए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दें। हमारे यहाँ पर देश में एसआईआर का कोराम चल रहा है। मामला बड़ा विचित्र है। इस प्रकार के नाटक हो रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। अब ये सुप्रीम कोर्ट भी है ना, ऐसा लगता है कि एसआईआर में की जो पद्धति में है ना खामियां है, उसको नहीं सुधारना चाहती। वो एसआईआर को, चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे रही। अब सब बात छोड़ दीजिए, आइए हम तो ताज़ी घटना की बात करें। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होना है 2 दिसंबर को मतदान के। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब वहाँ पर आज ही यानी कल जो वो एक सूचना आ गई कि मुंबई में 1,11,00,000 मतदाता, परंतु मज़ेदारी की बात यह रही कि उसमें 11% फर्जी मतदाता पाए गए। यानी 10 लाख से अधिक फर्जी मतदाता पाए गए। मामला बड़ा विचित्र हुआ। चुनाव आयोग भी संकट में आ गया कि अरे ये फर्जी कैसे हो गए। एक व्यक्ति का नाम 103 बार आया, 2 जो इंस्टीट्यूट थे उनमें 600 मतदाताओं के नाम आए, और अनेक प्रकार के खूब सारे नाटक सारे उजागर हुए। मामला फंसा। चुनाव आयोग क्या करता। और यहाँ पर अब तो ज्ञानेश कुमार ने अपने जीवन चुनाव आयोग के कार्यकाल में पहली बार स्वीकारा कि हाँ, महाराष्ट्र में मात्र मुंबई में ही 10 लाख से अधिक फर्जी मतदाता सूची में नाम है। यानी मतदाता सूची अपने आप में गलत है, अवैध है, ये तो सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर और भी इससे भी आगे बढ़ के बात हुई। मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया कि हाँ, हमारे यहाँ मुंबई में मतदाता सूची में 10 लाख से अधिक फर्जी वोट हैं। अब तो चुनाव आयोग फंस गया ना। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान ले लेना चाहिए कि अरे भैया, सिर्फ पूरे महाराष्ट्र को तो छोड़, खाली मुंबई में ही 10 लाख से अधिक फर्जी मतदाताओं के नाम सूची में है, तो ये सूची मान्य कैसे होगी। दोषी तो ये अपराध तो चुनाव आयोग का ही हुआ ना। कठोर कार्रवाई होना चाहिए, परंतु अभी कुछ नहीं। अब यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी। अब तो मंत्री खुद कह रहे हैं कि अब नहीं, ये जो निकाय चुनाव है ना, 2 महीने बाद कराया जाए, 3 महीने बाद कराया जाए। अब यहाँ पर आखिरकार मतदाता सूची को सुधारेगा कौन। सही मतदाता सूची कैसे बनेगी, ये भी एक सवाल है। अब तो पूरे महाराष्ट्र में इस बात की बात होगी। नागपुर में भी 10 से 12 हजार फर्जी मतदाताओं की शिकायत आई है, फडणवीस के गृहनगर में। ये भी मामला बड़ा विचित्र है। कह रही ये मतदाता सूची है ना, अपने आप में बड़ी विचित्र है, उसमें फर्जीपन बहुत है। तो ये बात चुनाव आयोग को सीख देने के लिए जो सीजेआई हैं सूर्यकांत जी, उनको नोटिस में लेना चाहिए। बिहार में क्या क्या हुआ है हमें सब कुछ पता है। अभी बंगाल में है ना, वो कह रहे हैं कि हमने 18 लाख हम मतदाता सूची में से नाम हटाएंगे। तो क्या भैया, ये 18 लाख ही कौन है? ये क्या घुसपैठिए हैं? अरे इस बात का भी तो जवाब दो। इस बात का जवाब ज्ञानेश कुमार देना ही नहीं पाए। टीएमसी के 5 से 10 सांसद आज उनसे मिले थे और उनसे चर्चा की। ज्ञानेश कुमार घुटनों पे नजर आए, वे कुछ जवाब देते ही नहीं बने। अब मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। और वहाँ पर करीबन 30 लाख मतदाताओं के नाम काटने की योजना बनी हुई है बंगाल में। अब दूसरी बात हो गई, अब तो बीएलओ भी खुलेआम कहने लगे कि इस प्रकार के नाटक करने का हमें निर्देश मिल रहे हैं। जब जो भी होगा देखा जाएगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
और एक और नई राजनीति हो गई। अब तो भाजपा के नेता भी है ना टीएमसी के साथ हो गए, वे भी खुद कह रहे हैं कि हाँ हाँ इस प्रकार के ये फर्जी तरीके से नाम काटे जा रहे हैं। अब तो क्या स्थिति होगी, ये बात का भी संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। अब लेते हैं कि नहीं, क्या कहेंगे, कब लेंगे, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं है अभी। यार तो फिलहाल तो वे ऐसा लग रहा है कि एसआईआर के पक्ष में, जबकि एसआईआर का तो किसी ने विरोध ही नहीं किया। अरे आप पक्ष में हो या विपक्ष में हो ये सवाल नहीं है। यदि उसका एसआईआर का विरोध होता या विरोध करते तो आपकी बात मानी जाती। जब एसआईआर का तो विरोध ही नहीं है, सब मान रहे कि नहीं होना चाहिए, सही मतदाता सूची होना चाहिए, तो सवाल ही नहीं है। मतलब यहाँ पर जो सही मतदाता सूची बनाने में जो नाटक किए जा रहे हैं, घोटाले किए जा रहे हैं, घपले किए जा रहे हैं ना, वो अहम मुद्दा है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो एसआईआर की पद्धति के बारे में निर्णय देना के कि नहीं आप ये इस प्रकार का गलत काम मत कीजिए, बीएलओ पर दबाव क्यों डाला जा रहा है, क्यों आप उनसे कह रहे हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिमों के नाम आपको काटना है, ये आदेश क्यों दिए जा रहे हैं। और कितने बीएलओ ने आत्महत्याएं कर ली है, ये भी एक दबाव के कारण, इसको भी तो संज्ञान में लेना चाहिए ना। यानी जो ये एसआईआर इतनी जल्दी की क्या जरूरत है, देश में 92 करोड़ मतदाता हैं और उनका साक्षात्कार करने में, उनका सत्यापन करने में 5 से 6 महीने लगते हैं, ज़्यादा होंगे। और वो भी कब लगेंगे, ये फॉर्म भरना, ये करना, वो करना, इससे कुछ नहीं होगा। आप तो बीएलओ जाए एक परिवार के यहाँ, उस मकान नंबर पे जाए, वहाँ कितने मतदाता है सबके बारे में विवरण ले ले, कौन मतदाता मौजूद है, कौन दिवंगत हो चुका है, कौन बाहर गया हुआ, और कहीं किसी मतदाता का अलग दूसरे मतदाता या 2 बार या 3 बार तो मतदाता सूची में नाम नहीं है, ये सत्यापन हो जाना चाहिए, बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगा। और वह उस सत्यापन के आधार पर आप नई मतदाता सूची आसानी से बना सकते हैं, ये बन सकती है, ऐसा होना चाहिए। परंतु सुप्रीम कोर्ट खुला निर्णय नहीं दे रही है, वो आधार को ले रहे। आधार एक कानूनी प्रक्रिया का, आप आधार को छोड़ दीजिए। और एक बात और ध्यान रख लीजिए कि जो भी व्यक्ति 1987 के पहले भारत में जन्मा है वो भारत का नागरिक है, उसको मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो आप देख लीजिए कि कौन आदमी कब क्या जन्मा था, कैसे क्या हुआ था, जन्म का उसका रिकॉर्ड निकाल लीजिए। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया। ये नहीं, यहाँ एसआईआर को है ना गलत ढंग से डील कर रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। जिस चीज़ का कोई विरोध ही नहीं है उसको आप बता रहे हो, वेट करो, उस पर निर्णय दे रहे हो। जो आधार कानूनी है आप उसको कानूनी बता रहे हो। आप इन्हें पहले निर्णय दिया कि नहीं, जिसके करे आधार कार्ड है उसको मताधिकार मिलना चाहिए, और अब आप कह रहे हो कि नहीं आधार कार्ड एक कानूनी प्रक्रिया है, मात्र वो सुविधा के लिए के, ठीक है जो भी है। और 1947 के बाद, विभाजन के बाद जो भी लोग भारत में रह गए हैं वो भारत के नागरिक हैं, ये भी एक स्वयं सिद्ध तथ्य है। और यदि मान लीजिए कोई 1987 के पहले भारत में पैदा हुआ है और उसके पास में यदि पासपोर्ट है, वो पासपोर्ट ही नागरिकता का प्रमाण है। ये तो सरकारी नियम है ना। अब ये देख लीजिए क्या है क्या नहीं हो रहा। तो एसआईआर में जो गलत ढंग से जो काम किए जा रहे हैं ना, उस पर प्रतिबंध की जरूरत है। आप सोच लीजिए पंजाब में भी चल रहा है, क्या नहीं नाटक हो रहा है। अब बिहार में 14 लाख फॉर्म भी गायब हो गए। अब ये 14 लाख फॉर्म गायब हुए तो क्या मतलब रहा, कहाँ है एसआईआर? क्या वो फिर से उनसे फॉर्म दिए जाएंगे? आप फिर से जाइए, फॉर्म भरवाइए और लाइए, मगर ऐसा नहीं। और अब तो इस एसआईआर प्रक्रिया में जब आप किसी के मतदाता के वहाँ जाते हैं तो आप पे फॉर्म में नियम है कि 2 फॉर्म भरेंगे। एक फॉर्म
बीएलओ ले जाएगा और एक फॉर्म वो अपना हस्ताक्षर करके मतदाता को देगा, किंतु ऐसा भी कोई हो नहीं रहा है। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, मेरे यहाँ भी बीएलओ आए, उन्होंने एक फॉर्म भरा, जबकि मैंने कहा कि भैया 2 फॉर्म भर दो, दूसरा फॉर्म का, अरे उन्हें ये एक ही फॉर्म से काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो अब मान लीजिए बीएलओ ने मेरा फॉर्म ही जमा नहीं किया, तो फिर क्या होगा? जबकि यदि 2 फॉर्म में देते और एक वो दस्तखत करके मुझे लेके जाते, तो मेरे पास में प्रमाण रहता कि मैंने फॉर्म भरा है। एसआईआर के तहत जो गणना जो हो रही है, मतदाता का सत्यापन हो रहा है, उसका फॉर्म भरा। तो ऐसी व्यवस्थाएं भी तो होना चाहिए ना, परंतु कुछ भी नहीं है। जो भी है, बस 1 महीने में पूरी गणना करना ये जो संभव नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो एसआईआर की लागू करने में जो गलत पद्धतियाँ चल रही हैं ना, उसके खिलाफ निर्णय देना के, उसके खिलाफ जांच करना के, क्या ऐसा हुआ कि यदि सच हुआ है तो एसआईआर का जो समय सीमा बढ़ा दीजिए। एसआईआर को बंद करने का तो कोई कह नहीं रहा है, वो कह रहा है कि इसकी समय सीमा बढ़ाइए। और केरल में अब चुनाव हो रहे हैं, और आप चुनाव के समय में एसआईआर करेंगे तो मतदाता सूची कब बनेगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो स्थानीय निकायों के चुनाव भी है ना, 2-3 महीने के लिए बढ़ाना पड़ेंगे, जब तक एसआईआर के माध्यम वाली जो सत्यापित मतदाता सूची तैयार नहीं हो जाती है। अब जो भी हम क्या कह सकते हैं, किसी से क्या कहें, ये तो भारत है, यहाँ पर हर प्रकार के षड्यंत्र को मूर्त रूप दिया जाता है, सत्य की खूब हत्या की जाती है, संविधान की हत्या की जाती है, कानून की हत्या की जाती है, सनातन धर्म की हत्या कीजिए, मानवीय मूल्यों की हत्या की जाती है। अब ये तो स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। अब देखते हैं क्या होगा। और एक बहुत बड़ी और घटना हो गई है। अब आपको कल मैंने अपने एपिसोड में सारा विवरण दिया। एनजेएसी के तहत अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी अपने पंजे में फंसा लिया। अब ये कोलेजियम सिस्टम है ना, ये समाप्त हो जाएगा, और उसके जो एनजेएसी के जो सदस्य होंगे ना, वो भी सरकार की पसंद के ही होंगे। 2 सामान्य लोगों से लिए जाएंगे, उनकी भी नियुक्ति ये सरकार करेगी। 2 न्यायाधीश होंगे, उनकी भी नियुक्ति सरकार करेगी। एक कानून मंत्री होगा, वो भी उसका सदस्य होगा। यानी आप अपना पूरा घेरा बना रहे। सुप्रीम कोर्ट को भी आप अपने कब्जे में करना चाहते हैं। अब एनजेएसी को लेकर अब तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में भी बगावत हो रही है, वे भी बड़ा वो कर रहे हैं। अरे जब एनजेएसी को न्यायालय में पहले चुनौती दी गई थी, 5 सदस्यों की बेंच ने उसे नकारा कर दिया था, वो मान्य नहीं थी। तो अब ये दूसरी बार फिर क्यों ये नाटक हो रहा है? कॉलेजियम सिस्टम है ना, 1993 से लागू है, और आप उसके खिलाफ चल रहे हैं। निश्चित है कि कॉलेजियम में भी कुछ हो सकता है, पक्षपात हुआ हो, ये हुआ, इसका भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता। अब तो जब ये आयोग बन जाएगा ना, तो आयोग के सदस्य आग पे रहेंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति के, प्रमोशन के सारे अधिकार आयोग को रहेंगे, और आयोग में जो सरकार के प्रतिनिधि रहेंगे, वो तो अपने अपने चेहरों को प्रधानता देंगे, अपने उनको प्राथमिकता देंगे। ये मामला बड़ा रोचक है। तो हमारी जो न्याय व्यवस्था है ना, उसको भी सरकार अपने खूनी जबड़े में लेना चाहती है, अपने शिकंजे में रखना चाहती है। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया कि अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। हमने तो कल जो प्रस्तुति दी है, हमें खुशी इस बात की है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, लोगों ने बहुत प्रशंसा भी की कि नहीं, आपने अच्छा मुद्दा उठाया, अच्छी बात उठाई। अब देखते हैं उसका परिणाम क्या आएगा। आपको आज की ये बातें कैसी लगी, हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।